जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा की मेन अपोजिशन पार्टी बीजू जनता दल की। लगातार 3 दिन 4 दिन तक बांग्लादेश के ऊपर वीडियो हमने बनाया। बांग्लादेश का, फिर उससे अमेरिका का क्या कनेक्शन है, किन किन का क्या कनेक्शन है, जिहादियों का क्या कनेक्शन है, सारी बातें हमने आपके सामने रखी लगातार 3 दिन 4 दिन तक। अब हम उड़ीसा बैक टू होम उड़ीसा आए हैं और उड़ीसा की राजनीति के ऊपर अभी चर्चा करेंगे। वो भी मेन अपोजिशन पार्टी जो है उड़ीसा में आज के दिन बीजू जनता दल, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। चर्चा में है कि नवीन बाबू जब से सत्ता से बाहर हुए हैं, करीब 6 महीना हो गया, और उसके बाद से लगातार उनकी निष्क्रियता देखी जा रही है। उससे उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कर्मी हैं, उनमें भी हताशा भाव आता जा रहा है। इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लगातार नवीन पटनायक 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, उड़ीसा के लोगों की सेवा की। 5 बार, 5 टर्म वो मुख्यमंत्री रहे। 2005 मार्च से वो 2000 जून 8 तक, जून 8 नहीं, जून 10 तक वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। अर्थात 24 साल वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे, उड़ीसा के लोगों के आशीर्वाद द्वारा। और अब जो वो करीब 6 महीना हो गया पावर से बाहर हैं, सत्ता से बाहर हैं। जब से वो सत्ता से बाहर हैं, वो करीब करीब राजनीति में, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं निष्क्रियता सी लग रही है। वो भी मैं क्यों लग रही, कैसे लग रही है, मैं बताऊंगा अभी आपको। दरअसल पिछले अभी 1 साल करीब पहले कटक में उड़ीसा का सबसे बड़ा बस स्टैंड हुआ है, जो कि नेताजी सुभाष बोस के नाम से नामित है। खाननगर में हुआ है नया बस अड्डा, और वो नए बस अड्डे के उद्घाटन करीब 1 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ। मतलब ये जो चुनाव हुआ था उड़ीसा में, उड़ीसा विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ में ही होता है, और वो जो चुनाव हुआ था उसके करीब 6 महीना पहले की मैं बता रहा हूँ। नवीन बाबू आए थे उद्घाटन करने के लिए भुवनेश्वर से कटक, और वो गाड़ियों के काफिले के द्वारा नहीं आए थे, कार में बैठ के नहीं आए थे। जब वो आए भुवनेश्वर से कटक तो हेलीकॉप्टर से बैठ के आए थे। भुवनेश्वर से कटक कुल में दूरी है 20-22 किलोमीटर, लेकिन वो आए थे हेलीकॉप्टर में बैठकर। हेलीकॉप्टर यहाँ उतरी सनशाइन फील्ड में, जो नदी किनारे, काटजोड़ी नदी किनारे सनशाइन फील्ड, वहां पर हेलीकॉप्टर उतरी, और वहां से करीब 1/4 किलोमीटर का डिस्टेंस है खाननगर बस अड्डा। वहां से फिर कार में बैठ के वो गए बस अड्डे उद्घाटन करने। लेकिन उद्घाटन पश्चात शाम संध्या हो गई थी, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा गया था। इसके बाद मतलब उस समय माने सिक्योरिटी रीजन से समझिए, सेफ्टी रीजन से समझिए, और नवीन बाबू हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस भुवनेश्वर नहीं गए। तब हेलीकॉप्टर बिना नवीन बाबू के ही उड़ के भुवनेश्वर चला गया कटक सनशाइन ग्राउंड से, और नवीन बाबू कार के द्वारा भुवनेश्वर पहुंच गए अपने घर, नवीन निवास। इसका मतलब मेरा अभी ये बात बोलने का आशय यह है कि नवीन बाबू जो अभी पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो गए थे, चुनाव में हारने के बाद सत्ता से बाहर हो गए थे, वो उड़ीसा में करीब जो चुनाव हुए थे, मई महीने में चुनाव हुए थे, और उसके भी 6 महीना पहले भुवनेश्वर से कटक एक ट्विन सिटी है। आदमी अगर जाएगा कार के द्वारा भी जाएगा तो आधे घंटे का रास्ता है। नवीन बाबू आए हेलीकॉप्टर से कटक। इसका मतलब साफ साफ मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नवीन बाबू किसी भी कारण से, मैं कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं बोलता हूं, किसी भी कारण से नवीन बाबू और ज्यादा मतलब घूमने फिरने की पोजीशन में नहीं थे शायद, इसीलिए वो भुवनेश्वर से कटक हेलीकॉप्टर के द्वारा आए एवं बस अड्डे का, खाननगर में बस अड्डे का उद्घाटन करके वापस भी चले गए। लेकिन वापस गए कार के द्वारा फॉर सेफ्टी रीजंस, क्योंकि शाम हो चुकी थी, हेलीकॉप्टर उड़ने में टेक्निकल रीजंस थे, इश्यू थे। अब मैं बता रहा हूं
तो इस ये जो चुनाव हुआ 2024 में लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा का चुनाव एक साथ ही होते हैं। तो ये जो चुनाव हुआ, नवीन बाबू ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में उड़ीसा में गए नहीं, भुवनेश्वर में गए हैं और आसपास में कहीं कहीं गए होंगे। इसके अलावा प्राय बाय एंड लार्ज उड़ीसा में अपने उम्मीदवारों के सपोर्ट में, कैंडिडेट्स लोगों के सपोर्ट में उड़ीसा में जो कैंपेन करने की बात है, मतलब जो नेता होता है किसी पार्टी का, फिर ये तो बीजू जनता दल के स्टेट प्रेसिडेंट भी है और साथ में मुख्यमंत्री भी है, मतलब सरकार के मुखिया भी यही, पार्टी के मुखिया भी यही। तो इनका तो फर्ज वैसे भी बनता था पूरा उड़ीसा में घूमने का, अपने उड़ीसा सभी के लिए नहीं भी तो मैक्सिमम लोगों के लिए घूमने का था, इनका ड्यूटी था। लेकिन ये घूमे नहीं। कौन घूमे इनकी जगह? ना पांडियन जो है वो घूमे, पूरा उड़ीसा में घूमे। और इलेक्शन के करीब 1-1.5 साल पहले से ही उन्होंने दौरा आरंभ कर दिया था। पूरी उड़ीसा में तूफानी दौरा उन्होंने किया है। ऐसा शायद ही कोई विधानसभा क्षेत्र होगा या लोकसभा क्षेत्र होगा जहां मिस्टर पांडियन नहीं गए होंगे। इलेक्शन के 1-1.5 साल पहले से इनका दौरा आरंभ हो गया था और करीब करीब मैं सोचता हूं सारे विधानसभा क्षेत्रों में ये पांडियन गए थे। अब मैं बता रहा हूं, ये तो 2024 की बात बता रहा हूं। जो नवीन बाबू प्राय नहीं गए किसी विधानसभा क्षेत्र में, बहुत कमी जगह, भुवनेश्वर में 3 विधानसभा क्षेत्र है, भुवनेश्वर में गए होंगे। कटक में तो जहां तक मेरे पास खबर है कटक में आया नहीं, और कहा आसपास में अगर कहा गए होंगे तो मैं कह नहीं सकता, तो नहीं के बराबर ही समझिए। लेकिन मिस्टर पांडियन पूरा उड़ीसा में घूमे हैं पिछले साधारण चुनाव के 1-1.5 साल पहले, और वो भी हेलीकॉप्टर से भी गए हैं जगह जगह पर। अब मैं आ रहा हूं कि नवीन बाबू जो है 2024 में नहीं गए विधानसभा चुनाव में, ज्यादातर जगह इक्का दुक्का जगह को छोड़कर। 2019 में नवीन बाबू उड़ीसा में 147 सीट है विधानसभा की और 133 असेंबली सीट्स में चुनाव प्रचार करने के लिए नवीन बाबू पहुंचे थे और उन्होंने जगह जगह पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया था, जनता को संबोधन दिए थे, संबोधित किए थे। लेकिन वही नवीन बाबू जो 2019 में 133 विधानसभा क्षेत्र में गए, वही नवीन बाबू 2024 में कोई इक्का दुक्का 2-4 जगह हो सकता गए होंगे और बाकी कहीं प्राय नहीं गए। और कौन गए? ना मिस्टर पांडियन। ठीक है, उनके समझिए उनके काफी करीबी हैं, उनके विश्वस्त हैं और उन्होंने उचित समझा और उन्होंने भेजा सब जगह, अपने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा होगा क्योंकि पार्टी के चीफ भी वही थे, उड़ीसा गवर्नमेंट के चीफ भी वही थे। और पांडियन ने भी अपने फर्ज खूब निभाया, पूरा उड़ीसा का दौरा किया, सब जगह मतलब जनता के भी अच्छा रेस्पॉन्स था, ऊपर से ठीक दिख रहा था। अंदर के क्या है, अंडर करंट क्या था नहीं था, लोगों को इतना आकलन नहीं था, लेकिन ऊपर से पांडियन को भी वेल रिसीव किया गया। जहां जहां भी गए बीजू जनता दल के जो नेतागण थे, एमएलए थे, एमपी थे, मिनिस्टर थे, उन लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी थी मिस्टर पांडियन के मीटिंग के लिए, और लोगों के आवागमन के साधन भी जुटाए गए थे, लोग आए भी थे बड़ी संख्या में, सुने भी थे, रेस्पॉन्स भी अच्छा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। अंदर में अंडर करंट क्या था नहीं था वो तो अब मतलब जब चुनाव हो गया उसके बाद पर्दा उठ गया, लोगों को सब मालूम हो गया, लेकिन ऊपर से बहुत बढ़िया लग रहा था। अब मैं बता रहा हूं कि जब बीजू जनता दल पहली बार हार गया विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहां पर उड़ीसा की 21 सीट है, 21 में से बीजू जनता दल एक भी सीट नहीं पाया। जब से बीजू जनता दल का गठन हुआ है, शायद 96 में गठन हुआ है, तो 2024 और 96 28 साल हो गया। इस 28 साल के पीरियड में यह पहला लोकसभा का चुनाव था जब बीजू जनता दल ने एक भी सीट लोकसभा की नहीं जीती। इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं लोकसभा के, सब में बीजू जनता दल बहुत अच्छी पोजीशन में थी, अच्छी सीटें भी जीती थी। यहां तक कि 2019 में बीजू जनता दल 21 में से 12 सीट जीती थी और 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 1 सीट कांग्रेस की जीती। इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 21 में से 20 सीटें जीती है और 1 सीट कांग्रेस वाले जीते हैं, वहां पर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में।
अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की में वहां जीते हैं 1 सीट। मतलब 20-1 का मामला यहां रहा। बीजेपी 20, कांग्रेस 1 और बीजू जनता दल 7। और विधानसभा में क्या हुआ? विधानसभा में 1 नंबर की पार्टी बनी बीजेपी, मेजोरिटी सीट आई और उसके बाद फिर उन्होंने सरकार बनाया। मोहन चरण मांझी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। लेकिन सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनी बीजू जनता दल। कांग्रेस इसके पहले भी 2019 के विधानसभा चुनाव में भी 3 नंबर पर थी और अभी 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 3 नंबर पर ही रही। केवल उलटफेर अगर हुआ था, 2019 में भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर थी, जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर आ गई, और जो बीजेडी 1 नंबर में थी 2019 विधानसभा चुनाव में, वो बीजेडी 2024 के विधानसभा चुनाव में 2 नंबर पर आ गई। ये है मतलब मोटा मोटी तौर पर चेंज हुआ। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव पश्चात, दोनों चुनाव तो एक ही साथ हुए थे उड़ीसा में, चुनाव पश्चात यहाँ पर जो पहली बार बीजेपी ने शासनभार संभाला, यहाँ पर बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं में, कर्मियों में थोड़ा हताशा भाव जाग गया था। तब नवीन बाबू ने या उनके सिपा सालारों ने, उनके सलाहकारों ने सजेशन दिया कि हम लोग जो शंख भवन जो है उड़ीसा माने भुवनेश्वर में, वो भी नवीन निवास के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। जहां नवीन बाबू रहते हैं, उनके पिताजी बिजू पटनायक ने जो घर बनाया एयरपोर्ट के पास, उसका नाम दिया है नवीन निवास। उसके पास ही इनका माने पार्टी का उड़ीसा का दफ्तर भी है, जिसको शंख भवन बोलते हैं। वहां शंख भवन में नवीन बाबू इनके जो सलाहकार हैं, उनकी सलाह पर चलते हुए, ठीक है, बढ़िया भी सलाह वो लोग दिए हैं। हर जिले से, उड़ीसा में 30 जिले होते हैं, सांगठनिक दृष्टि से 2-3 जिले और ज्यादा है। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 30 जिले हैं, लेकिन संगठन की दृष्टि से जैसे कटक नगर को एक जिला है, राउरकेला एक जिला है, वैसे 2-3 जिले और पकड़िए तो 32-33 जिले हुए संगठन की दृष्टि से। वो सारे जिलावारी, आज समझिए किसी एक जिले को बीजेडी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, कल दूसरी जिले को बुलाया गया, परसों तीसरे जिले को बुलाया गया। इस तरह पूरे उड़ीसा के सभी जिलों के बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं को सबको आमंत्रित किया गया था। सबको शंख भवन में बैठकर नवीन बाबू से मुलाकात का मौका मिला और नवीन बाबू ने भी उनको संबोधन किया और नवीन बाबू ने अपने कर्मियों को, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन करने के लिए बोला कि भाई आप लोग कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए और आप लोग जनता के साथ में घुलिए मिलिए, जनता के साथ में जुड़े रहिए और वही आगामी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमें अपार सफलता मिलेगी। लेकिन आप जनता के साथ में जुड़े रहिए, जनता के अंदर में, जनता के बीच में ही रहिए। बहुत अच्छी नेक सजा रही। उसी समय फाइनल भी हुआ था कि नवीन बाबू नवंबर से, ये जो परसों नवंबर खत्म हुआ, नवंबर 2024 से पूरा उड़ीसा का दौरा करेंगे संगठन के लिहाज से, संगठन के हिसाब से। क्योंकि जो लोग कर्मी लोग आए, उनमें से बहुत सारे बोले होंगे इनको, या इनके सलाहकार भी इनको सलाह दिए होंगे कि साहब जी यहाँ पर सबको बुला लिए, सब आ गए, आप भी सबसे मिल लिए, बोल दिए, सब अच्छा है, लेकिन आपको फील्ड में जाना होगा। फील्ड मतलब पूरे उड़ीसा का दौरा करना होगा। तो नवीन बाबू ने अपनी सम्मति दी थी, लेकिन नवंबर महीना तो खत्म हो गया, परसों 30 नवंबर था, आज 2 दिसंबर है। नवीन बाबू ने अभी तक सांगठनिक दृष्टि से उड़ीसा में कोई भी एक भी जिला नहीं गए, जबकि 32-33 जिले हैं संगठन के, एक भी जिला नहीं गए, भुवनेश्वर हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं गए सांगठनिक दृष्टिकोण से। ये एक बात हुई। दूसरी बात क्या है, अभी उड़ीसा विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है। इस विंटर सेशन में नवीन बाबू प्राय हर दिन आते हैं विधानसभा में, थोड़ी देर बैठते हैं, आधा पौन घंटा शायद बैठते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, तत्पश्चात फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन ये शीतकालीन अधिवेशन के पहले जो अधिवेशन हुआ था, मान रेनी सेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन, उसमें नवीन बाबू को इक्का दुक्का बार ही आए थे विधानसभा में और प्राय आए ही नहीं थे। मतलब नवीन बाबू आज के दिन उड़ीसा विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं और विरोधी दल के नेता को तो सबसे ज्यादा सक्रियता रहनी चाहिए, और वो पिछली विधानसभा में तो इक्का दुक्का बार आए थे और अब की बार भी जो आते हैं रेगुलरली,
लेकिन थोड़े समय के लिए आते हैं, फिर जितने देर बैठते हैं, शायद आधा पौन घंटा या 1 घंटा बैठते होंगे, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर चुपचाप बैठते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं किसी को, मतलब किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को कोई प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में भाग नहीं देते, थोड़ी देर बाद उठ के फिर चले जाते हैं। मतलब पिछले विधानसभा के अधिवेशन में, वर्षाकालीन अधिवेशन से अभी शीतकालीन अधिवेशन में इतना ही फर्क आया। पिछले अधिवेशन में नवीन बाबू विधानसभा अधिवेशन में इक्का दुक्का बार आए थे और प्राय नहीं आए थे। इस बार आते हैं, आधा घंटा पौन घंटा 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। इतना ही फर्क आया, माने सक्रियता इतनी ही दिखी है पिछले अधिवेशन में और इस अधिवेशन के बीच में गया। अब मामला यह है कि अभी परसों तरसों आए थे नरेंद्र मोदी, भुवनेश्वर आए थे, उनका 48 घंटा 48 आवर्स नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में रहे थे। वो जैसा ही पहुंचे शाम को शायद 4:30 बजे पहुंचे थे भुवनेश्वर एयरपोर्ट में, तैसे ही वहां भुवनेश्वर एयरपोर्ट के बाहर जो वहां पर काफी वैकेंट प्लेस है, काफी खाली जगह है, खुली जगह है, वहां पर वो एक पब्लिक मीटिंग जैसा एड्रेस किए। और पब्लिक करीब चूंकि नवीन निवास जो है, नवीन बाबू का जो घर है नवीन निवास, वो भुवनेश्वर एयरपोर्ट के पास ही है, एकदम यूं कह सकते हैं कि एकदम सटा हुआ है। तो मतलब नरेंद्र मोदी परसों जो आए थे वहां पर, मैंने परसों तरसों जो आए थे, वो नवीन बाबू के गेट तक अपने पब्लिक मीटिंग करके चले गए। देश का प्रधानमंत्री दिल्ली से आकर भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मीटिंग कर, पब्लिक मीटिंग कर, नवीन बाबू के घर के सामने, नवीन निवास के सामने मीटिंग करके चले गए। मतलब उनकी सक्रियता देखिए। और ये भुवनेश्वर में ही रहते हैं और वहीं पर शंख भवन है। और मैं अब ज्यादा क्या बोलूं, आप लोग सब समझ गए होंगे, सब समझदार है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अब देखिए कटक तो उड़ीसा की पुरानी राजधानी है, प्राचीन शहर है और 1036 साल पुराना शहर है, 1036। माने भारत का तो तीसरा प्राचीन शहर है। सबसे पहला काशी मतलब बनारस, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है कटक। और ये इसी कटक में बीजू बाबू की, नवीन बाबू की मतलब के जो पिताजी थे बिजू पटनायक, उनका जन्म स्थान भी कटक में ही है। उनकी कर्मभूमि, जन्मभूमि सब कटक ही रही थी। और इनके नवीन बाबू का भी जन्म स्थान कटक ही है। और बीजू बाबू जो 2 बार चीफ मिनिस्टर हुए थे उड़ीसा में, एक बार 1962 में हुए थे, करीब 2.5 साल रहे थे, और दूसरी बार 1990 से 95 रहे थे, मतलब 5 साल, 7.5 साल वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे 2 टर्म में। उनसे करीब 3 गुना ज्यादा रहे हैं नवीन बाबू। 2000 मार्च 5, जिस दिन बीजू बाबू का जन्मदिन है, 2000 मार्च 5 से लेकर अभी जून 10-11 तारीख तक उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर बने रहे। 24 साल नवीन बाबू चीफ मिनिस्टर बने रहे। मतलब ये भी उड़ीसा का रिकॉर्ड है। और भारत में भी शायद इनसे कोई इक्का दुक्का ही कोई, शायद एक ही कोई सिक्किम चीफ मिनिस्टर थे, वही शायद इनसे ज्यादा समय वो रहे सिक्किम का चीफ मिनिस्टर। बाकी यह जो वेस्ट बंगाल में थे आपके ज्योति बसु, उनका तो टर्म 23.5 साल था, उनसे ज्यादा तो 24 साल तो नवीन बाबू रहे हैं। मतलब इतना साल लगातार वो चीफ मिनिस्टर, इंडिया में शायद सेकंड लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर नवीन बाबू ही रहे हैं। इतने बढ़िया शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं, उड़ीसा के लोगों की सेवा भी किए हैं, और अभी तक भी उनकी छवि बेदाग है। कोई कहीं पर कोई दाग नहीं है कि हाँ इस डील में उस डील में इतना दिए है उतना दिए, कहीं कोई दाग नहीं है, कहीं कोई इनके पीछे सीबीआई नहीं, ईडी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इनकी जो निष्क्रियता धीरे धीरे जो होती जा रही है, यहाँ के जो निचले स्तर में जो कर्मी है, कार्यकर्ता है बीजू जनता दल के, उनमें मेरे को लगता है कि यहाँ की जो स्थानीय मीडिया भी उसको प्राय उसमें कवर करता है, उसमें ज्यादातर हताशा भाव आ गया है। और आया दिन वो पंचायत समिति का मेंबर, वार्ड मेंबर और चेयरमैन, काउंसलर, वो ये कॉर्पोरेटर, एक्स कॉर्पोरेटर, आया दिन हमें खबरें मिलती रहती है कि वो बीजू जनता दल छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरे विचार से नवीन बाबू अगर सक्रियता बनाएंगे आने वाले दिनों में, तो वो उनके लिहाज से, उनके पार्टी के लिहाज से अच्छा ही रहेगा। और महात्मा गांधी भी बोल रहे थे एक बार कि रूलिंग पार्टी के साथ साथ में एक स्ट्रांग अपोजिशन भी चाहिए।
तो इसलिए स्टेट की उन्नति के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन चाहिए ही चाहिए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।